आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन अप्रैल 2025, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे अपना इकॉनमी वाला सेक्शन। देखते हैं इकॉनमी में इस बार छोटा पोर्शन है, इसको कंप्लीट करके देखते हैं। इसकी गाइस पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है एमसीक्यूज़ की, तो आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट हो जाइए, सो दैट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स और करंट अफेयर्स आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे हम। आज इकॉनमी सेक्शन का जो पहला टॉपिक है वो है इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर डीप टेक, यानी डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये टॉपिक क्यों आया या डीप टेक क्या होता है, इसमें क्या इनोवेशन की जा रही है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडियन स्टार्टअप्स को बोला कि भाई आप ना इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान लगाओ डीप टेक पर, उसकी इनोवेशन पर। डीप टेक का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स यानी मशीन लर्निंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन एंड स्पीच एल्गोरिथम, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, इन सभी पे बात की गई। यानी एडवांस मटेरियल साइंस, फोटोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स पे यहाँ पर बात की गई कि इन पर बहुत स्कोप है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट किया जाए। अब ये तो हमने एग्जाम्पल देखे कि ये डीप टेक्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। डीप टेक स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है। डीप टेक्नोलॉजी यानी कि डीप टेक बेसिकली इनोवेशन है जो ना एडवांस साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू करते हैं जिससे कई सारी टेक्नोलॉजी को मदद मिले और बहुत सारी चीज़ों को वो आगे साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं। यानी एग्जिस्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मार्केट सोल्यूशन बेस्ड बनाना, यानी बहुत सारी जो ऐसी कॉम्प्लेक्स या अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है उसको एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग की मदद से दूर करना। ठीक है, समझ में आ गया डीप टेक क्या करता है। अब भारत के अंदर डीप इकोसिस्टम कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं कि डीप टेक का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में क्या स्थिति है। इंडिया के अंदर डीप टेक इकोसिस्टम करंटली 4000 स्टार्टअप हमारे देश में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक 10,000 हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये बहुत ज़्यादा इस समय उतारू है कि इस पर काम करना ही करना है। ग्लोबली अगर हम देखें तो डिस्पाइट हैविंग थर्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ डीप टेक स्टार्टअप, भारत की रैंक 6th है टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम में, ऐसा नेस्कॉम की रिपोर्ट में 2023 में पता चला। अब एज पर नेस्कॉम भारत के अंदर 4000 डीप टेक स्टार्टअप हैं, जो कि आप समझ लो 2024 तक $1.6 बिलियन तक इन्होंने अट्रैक्ट किया और 78% इंक्रीज़ बेसिकली यहाँ पर देखा ही गया है कि भाई ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है डीप टेक सिस्टम का। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है, जैसे कह रहा है अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप है, ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट एंड सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, समझ रहे हो। या इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे वाला का है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा बनाया गया एक इंडिजिनस CAR T सेल थेरेपी है ताकि कैंसर को ट्रीट किया जा सके। ऐसी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी है ताकि UAV मार्केट को और ज़्यादा से रिवोल्यूशनाइज किया जाए, ड्रोन्स का इस्तेमाल और एडवांस हुआ जाए। तो ये पूरा स्टार्टअप सिस्टम, तो ध्यान रखना जब भी डीप टेक इस सिस्टम वाले पर, जब भी इस वाले क्वेश्चन को एड्रेस करोगे तो लिख लेना कि इस वक्त भारत का क्या है, भारत आगे की कंडीशन में क्या करना चाह रहा है, एग्जाम्पल वगैरह को ज़रूर यूज़ करना। अब देखो आपको यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई, जो भी ऊपर अभी हमने फैक्ट्स पढ़े कि भारत के अंदर अभी डीप टेक स्टार्टअप इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत अभी हम पीछे हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है गाइस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना होना। यानी अगर हम ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स की स्टडीज़ के मुताबिक देखें तो ऐसा माना जाता है कि 1 in 6 पब्लिक जो हमारे फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको ना जो प्रोवाइड करना चाहिए सपोर्ट, वो उतना मिल नहीं रहा है। आप सोचो खाली 6 ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक को सपोर्ट मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी? ये प्रॉब्लम है। यानी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, फंडिंग नहीं है, बिना पैसे के क्या काम होता है, फिर इनकंसिस्टेंट फंडिंग है। यानी 2023 में जो इंडियन आपके डीप टेक स्टार्टअप्स थे ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए हैं, और कुछ 2024 में बढ़ा था ऐसा नहीं है, लेकिन 2023 में बहुत कम होते गए हैं क्योंकि फंडिंग थी नहीं। जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे। कह रहा इंडिया का एक वेंचर कैपिटल लैंडस्केप है, उसने प्रायोरिटाइज़ किया कि हम क्विक रिटर्न करेंगे पेशेंट कैपिटल को, उन्होंने ये बात रखी 2024 के अंदर। अब एक होता है स्पिन आउट होती हैं। स्पिन आउट का मतलब है वो कंपनी जो एकेडमिक रिसर्च जनरेट करती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी और उसको पूरा ओन करती हैं, उसको कहते हैं स्पिन आउट्स करना। ये टर्म्स ध्यान रखना।
अब देखो लैगिंग बिहाइंड का रीज़न एक तो इनकन्सिस्टेंट फंडिंग है, इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट नहीं है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, यानी कि डेवलपमेंट टाइमलाइंस और हाई कैपिटल इंटेंसिटी जो है, आप समझ लो टेक्निकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि रिस्क इतना ज़्यादा है कि कोई स्टार्टअप में घुसना ही नहीं चाहता। फिर फोकस सारा कंजम्पशन ड्राइवन स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा है। आप सोचो ना, इंडियंस का जो स्टार्टअप बूम आया वो सारा का सारा जेप्टो है, ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, स्विगी है, जोमेटो है, खाना पीने में बेचने में तो लग गए हम, या उबर है, ओला है। हम बस कंजम्पशन ड्राइवन स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा ध्यान डीप टेक्स पे गया ही नहीं, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। वो रेगुलेटरी हर्डल्स और ज़्यादा हैं, उसके कारण है देखो, आपको एक तो रेगुलर वहाँ पे कंसेंसस नहीं मिल रहा है, पॉलिसी की बहुत अंदर आपकी अनसर्टिनिटी है, इंजल टैक्स आपके स्क्रैप्ड है, रेपिज्म बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट को, रिस्क को देखने में, वर्स करने में बहुत टाइम है, रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए लोग घुसना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि एजुकेशन एंड रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है हमारे देश में। कह रहा है भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रेयरली रैंक अमंग ग्लोबल लीडर्स में हम कहीं दिखते हैं रिसर्च में आपको। क्वालिटी गैप का रिजल्ट इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत। इंडियन टैलेंट को माइग्रेट करना पड़ता है फॉरेन डेस्टिनेशंस में अपनी क्वालिटी रिजल्ट को ठीक करने के लिए। फिर लिमिटेड एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की प्रॉब्लम है, प्रोटोटाइपिंग, कमर्शलाइजिंग रिसर्च आउटकम्स, डीप टेक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर इनिशिएटिव्स फॉर इंडियाज़ डीप टेक इकोसिस्टम, ये भी इनिशिएटिव्स ऐसे क्या लिए जाएँ ताकि डीप टेक इकोसिस्टम पे काम चले। तो कह रहे हैं कि डीप टेक फंड बनाया गया, फंड ऑफ फंड प्रपोज किया गया बजट में 2025-26 में बनाया गया ये। फिर ऐसे ही ड्राफ्ट अपना नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई ताकि टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन ये सब किया जा सके। फिर अदिति स्कीम एक आई ताकि ग्रांट दिया जा सके, डेवलप करा जा सके क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। इवन भारत की सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट करा ताकि जो भी क्लाउड है रिसर्च को लेके, इनोवेशन को लेके, जो भी अंडर यूज़ हो गई हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट, उसको ठीक से यूज़ किया जा सके। थीमेटिक मिशन चलाए गए जैसे नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर ब्लॉकचेन, एरावत मैंने आपको पढ़ाया था, क्वांटम मिशन तैयार किए गए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की गई, ये सारा काम किया गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वे फॉरवर्ड में ना इतने जो आप लैग बिहाइंड कर रहे हो ना उसके लिए रास्ता निकालो। और रास्ता क्या हो सकता है वो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि आप सबसे पहले एक काम ये करो कि स्पिन आउट पे ध्यान दो। स्पिन आउट का मतलब क्या है, कैसे क्या करना है आपको ना, लैब इंस्टीट्यूट जो हैं आपके उनके साथ ना और स्पिन आउट जनरेट करो ताकि सेल्फ परपुचुएटिंग साइकिल तैयार हो। यानी यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, डीप टेक स्टार्टअप जो हैं वो और ज़्यादा एक्सटर्नल रेवेन्यू क्रिएट कर सकें ताकि उनकी रिसर्च, क्योंकि देखो यार गाइस, रिसर्च बिना पैसे के हो सकती है क्या, आप मुझे बताओ, पॉसिबल नहीं है ना। सेल्फ परपिचुएट का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी कीप गोइंग विदाउट नीडिंग एनीथिंग आउटसाइड। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ना इनडेफिनेटली एक साइकिल को मेंटेन कर पा रहे हो, और ये इस डीप टेक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात आती है सेल्फ परपिचुएटिंग साइकिल की, यानी एक रिपीटिंग पैटर्न इवेंट का, एक्शंस का, जो सब्सिक्वेंट ओरिजिनल सिचुएशंस में मतलब कहीं भी ना स्टॉप नहीं लगना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पॉवर्टी है, उसको अब लिमिट अगर आप करना चाहते हो ना तो क्वालिटी एजुकेशन लगातार देनी पड़ेगी, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, लोअर अर्निंग पोटेंशियल्स वालों को और ज़्यादा ऐसे चांसेस बनाने पड़ेंगे। आप बात समझ रहे हो, तो यानी कि ऐसा प्रोसेस चलाना पड़ेगा। तो इसको कहता है सेल्फ परपिचुएटिंग साइकिल, कि लगातार इंस्टीट्यूट लैब स्पिन आउट जनरेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल रेवेन्यू इनका इकट्ठा होगा, तभी तो वो रिसर्च करेंगे। और हमारे देश में रिसर्च का कोई माहौल नहीं है, बिकॉज फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, रिसर्च करने वाले बच्चे को ज़्यादा पैसे ही नहीं दोगे तो वो क्यों इंडिया में रिसर्च करेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन का प्रॉब्लम, उसको दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, आप आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथन करो इनोवेशन क्लस्टर्स, यानी 5 फोकस सेक्टर्स में मेडिकल डिवाइसेस हैं, स्पेस है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनमें इवन डेडिकेटेड R&D फैसिलिटी इस्टेब्लिश करो, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वगैरह तैयार करो। फिर फोस्टर करो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा को इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाओ। इंडिया को ना बहुत ज़रूरी है कि हम ना अपने इन्वेस्टर की नॉलेज का जो गैप है, उसको इन्वेस्टर को पता ही नहीं है डीप टेक्नोलॉजी के बारे में,
उसको लगता है कि मैं क्यों लगाऊं, उसको ना देखो, उसके चैलेंजेस को दूर करो, उसको सिक्योरिटी दो, उसको ना आप लोन गारंटी के बारे में समझाओ। और एक टर्म होता है सैंड बॉक्सेस, समझ लो ये सैंड बॉक्सेस क्या होते हैं। सैंड बॉक्सेस का गाइस मतलब यहाँ पर होता है एक कंट्रोल्ड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, जहाँ पर आप टेस्टिंग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको उसका पता होता है कि यहाँ पर कितना रिस्क है, आप मेन सिस्टम को कभी भी वहाँ पर ख़राब नहीं करते हो। तो सैंड बॉक्स एक प्लेफुल कंटेन्ड इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे एक बच्चे के लिए। तो ऐसे ही सैंड बॉक्सेस इकोनॉमी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर सैंड बॉक्स का सीधा सा मतलब है लाइव टेस्टिंग करना नए प्रोडक्ट की, नए सर्विसेज की। इसीलिए कह रहा है कि वो रेगुलेटरी होना चाहिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए, सर्टन उसमें कुछ रेगुलेटरी लगा होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टर पैसा लगाए। देखो, बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टर को जब तक ये पता ही नहीं होगा कि उसको क्या चैलेंज है, लोन गारंटी जब तक उसको नहीं मिलेगी, वो कैसे लगाएगा? फिर वो काम कभी होगा ही नहीं। फिर तो उसको देखो आसान क्या लगता है कि यार ये कंजम्पशन वालों में ही लगा देते हैं, ऊबर खोल लो, ओला खोल लो, या इस तरह का जो जैप्टो ये सब चल ही रहा है स्पेस, है ना। हमारे देश में तो यही वाले स्टार्टअप्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। फिर पॉलिसी इंसेंटिव फॉर R&D, यानी प्रोवाइड करना ग्रांट एक्सेस टू रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस। उनको आप ग्रांट एक्सेस वगैरह दो कि वो कनेक्ट करें और सारे स्टार्टअप्स को, कुछ उन्हें टैक्स क्रेडिट के बारे में समझाएं, उनको बताएं R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा लग रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है, क्या है, उसको सब बताओ। तो पॉलिसी इंसेंटिव भी देने हैं जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तभी तो आपके देश में ऐसा माहौल क्रिएट होगा, वरना कौन करना चाहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? फिर ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करो आप नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बनाओ ताकि मॉनिटर हो पाए, इवेलुएट हो पाए, ताकि प्रोग्रेस आपकी ट्रैक हो पाए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वे फॉरवर्ड। नाउ मूव टू दी 3.2 वाला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों था, समझते हैं न्यूज़ में क्यों था। तो मीती जो है ना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन्होंने नोटिफाई करा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, ये लेकर आए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है रोबस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, यानी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ग्लोबल वैल्यू चेन के क्रॉस, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करना ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टारगेट सेगमेंट क्या क्या है देखते हैं। डिस्प्ले करना, जैसे देखो इसमें ना सब असेंबलीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं, बात समझ रहे हो। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर आई है मीती, समझ रहे हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में हो रही है। और इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हो। आपकी कोशिश है कि डोमेस्टिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ कनेक्ट किया जाए। समझ में आ गया स्कीम का माध्यम क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चाहती क्या है। टारगेटेड सेगमेंट का मतलब है इसमें ना सब असेंबलीज़ हैं, यानी डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है, इसमें मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगे हुए हैं, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह है, सप्लाई चेन का इकोसिस्टम है, कैपिटल इक्विपमेंट है, यानी कैपिटल गुड जो कि ना मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, वो सब भी टारगेट लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ ना फिस्कल इंसेंटिव्स के कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। जैसे एक होता है टर्नओवर लिंक्ड, यानी इंक्रीमेंटल वाला, यानी सब असेंबली और प्लस देखो ये वाला सब असेंबली का मतलब क्या है, डिस्प्ले मॉड्यूल, ये समझ रहे हो। ऐसे ऐसे देखो मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कैसे होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो पहले डिस्प्ले मॉड्यूल प्लस कैमरा मॉड्यूल प्लस इन्होंने कहा बेयर कंपोनेंट, वहाँ पे टर्नओवर लिंक्ड होगा, वहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से सेल होगी, मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होंगे, ये सब बनाए जा रहे हैं हमारे देश में। ऐसे ही कैपिटल के लिए, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के लिए सप्लाई चेन इकोसिस्टम वगैरह को, ये सब एक अलग चलाया जा रहा है। एक हाइब्रिड इंसेंटिव मिलेगा इंडस्ट्री की नीड्स के लिए अलग फॉर सेलेक्टेड बेयर कंपोनेंट, कि आपने कौन सा बेयर कंपोनेंट फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो बनाया है उसके लिए भी इंसेंटिव मिल रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये बता रहा है अगर हमारे देश में ये इकोसिस्टम बन रहा है तो जो ये कंपनीज काम करेंगी उनको पैसा कैसे कैसे मिलेगा, इन्हीं सेगमेंट में से पैसा उनको मिलेगा।
टेन्योर क्या है लिंक्ड इंसेंटिव का 6 साल विद 1 ईयर का इनको जस्टेशन पीरियड भी दे रहे हैं। कैपेक्स के इंसेंटिव आप 5 साल तक, इसमें आपको इंसेंटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप लगाओगे, आप इसमें काम करोगे, आपको इतना मुनाफा मिलेगा। अब जो भी लोग इस तरह का काम या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उसके लिए कोई तो एलिजिबिलिटी होगी। तो स्कीम ने कहा जी ग्रीन फील्ड होना चाहिए एज वेल एज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो आप इसकी स्कीम के तहत आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब आपको समझना होगा ग्रीन फील्ड क्या होती है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कैसी होती है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां हम नया ऑपरेशन, कोई नई फैसिलिटी, कोई नया बिजनेस या बिल्कुल स्क्रैच इन अ फॉरेन कंट्री कुछ नया नया शुरू करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो बिल्कुल कुछ नया जब शुरू करने जा रहे होते हैं, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हो जो बिल्कुल नया है अभी, या किसी फॉरेन कंट्री में जाके आप लगा रहे हो, तो ये होता है हमारा ग्रीन फील्ड वाला। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे न्यू रिटेल फ्रंट था, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर बना रहे हैं। बात समझ रहे हो? ब्राउन फील्ड इसकी जगह क्या होता है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप रीपर्पस कर रहे हो, यानी जो भी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें ही रीपर्पस उसके लिए कर रहे हो। तो यानी समझ गए आप ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कंपनी या गवर्नमेंट एंटिटी जो परचेज की गई है लीज पर, ऑलरेडी वो बनी हुई थी, उसको हम थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके उस पर FDI लगा रहे हैं या इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो अंडर यूज रही ब्राउन फील्ड है ना, अबेंडेंड रही, कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह उसको यूज़ किया गया, या वो कोई ओल्ड फैक्ट्री है वो वेकेंट हुई है, वेयर हाउस बनाना है या कुछ भी करना है, समझ में आ रहा है? उस तरह की इन्वेस्टमेंट को ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इम्प्लीमेंट इसको पूरी स्कीम को नोडल एजेंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की तरह काम करेगी। अब भारत में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेक्टर को बनाने की? तो जी पहला कारण है इसके पीछे इकोनॉमिक पोटेंशियल, यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, 5 टाइम ग्रोथ हो चुका है। 2014-15 से 23-24 तक का डेटा उठाओ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था कि हमें लगा भाई इससे तो बहुत पैसा हम कमा सकते हैं। और मतलब एंड ऑफ द डिकेड ये कह रहा है कि इतना ज़्यादा टारगेट भी इसमें रखा है कि 500 बिलियन तक का प्रोडक्शन करके 150 बिलियन आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो, सेक्टर में इतना वर्थ है। फिर एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हो आप, सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है कि इससे पैसा आप इस एक्सपोर्ट से कमा सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी की बात रही तो वो भी डिफेंस में है ना। आप देखो ना, आप अगर बहुत ज़्यादा फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपको रिस्क है, डेटा ब्रीच होगा। इंडिया का पहला एवर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप हुआ इंडिया US जॉइंट कोऑपरेशन में, ताकि चिप्स वगैरह, मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह बनाए जा सके। फिर ड्राइव करता है पोटेंशियल आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बढ़ेगा, 5G टेक्नोलॉजी, रिमोट सर्जरी, ये सब वगैरह होगा। फिर आता है चैलेंजेस की बात करते हैं, फेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर इन इंडिया। ये भी देखते हैं चैलेंजेस कौन कौन से फेस हैं। तो पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मल्टीपल टैरिफ स्लैब्स और चार्जेस होने की वजह से, हाई मटेरियल लॉजिस्टिक कॉस्ट होने की वजह से लोगों को लगता है यहाँ पैसा लगाना बर्बादी है, उनको ये बहुत अनकॉम्पिटिटिव लगता है। टैरिफ एंड मटेरियल कंट्रोल की बात करें तो उसका कॉस्ट ये कह रहा है 4 से 5 आप लगा लो % डिसएडवांटेज देता है। कह रहा है अगर चाइना में वही चीज़ हो तो वहाँ पर इनपुट की कॉस्ट ड्यू टू हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से, तो कह रहा है कि देखो जी हम चाइना से सोचते हैं इसीलिए चाइना से ही खरीद लें, हमारे अपने देश में बनने में बहुत पैसा लग रहा है। फिर क्या होता है कि लो कॉम्प्लेक्सिटी है, लोकली प्रोड्यूस कंपोनेंट है, ये भी प्रॉब्लम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन इकोसिस्टम, यानी इंडिया जो है वो 1% लेस देन GDP खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। हम US और चाइना से बहुत दूर हैं, तो खाक हम कुछ कर पाएंगे। फिर ग्लोबल डिमांड का एक्सेस कैसे करोगे जब आपके पास मैनी मेजर ग्लोबल ब्रांड जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हमारी कंट्री के तो है नहीं, बट मोस्ट हैव नॉट टैप्ड इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। और इंडिया के साथ तो वो कोई टाई अप वैसे ही नहीं करते एक्सपोर्ट का, उनको पता ये कर ही नहीं पाएंगे। और हैवी डिपेंडेंस होगा आपका क्रिटिकल मिनरल्स में। इस पूरी साइकिल को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर को चलाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको क्रिटिकल मिनरल्स की। कहाँ से खरीदोगे? और ज़रा सा कुछ नहीं आएगा, प्राइस वोलेटिलिटी होगी तो क्या करोगे? आपकी हैवी डिपेंडेंस तो गई। फिर वीक इकोसिस्टम कंपोनेंट है आपका, लोअर है टर्नओवर टू इन्वेस्टमेंट रेशो, कौन पैसा लगाएगा?
कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा लगेगा, टर्नओवर इतना होगा नहीं, तो कौन पैसा लगाएगा? जेस्टेशन पीरियड 1 से 2 साल का है, उसमें पैसा मिले ना मिले। फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास वैसी टेक्नोलॉजी होती नहीं, स्किल सेट होता नहीं है, तो कहाँ से आप इतना अच्छा मैन्युफैक्चर कर पाओगे? हमारे मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी दिक्कत है। देखो सीधी सी मैं आपको बताऊं बात, और गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत आई हैं। मेक इन इंडिया सबसे पहले 2014 में इसीलिए तो कसम खाई थी हमने कि अपने देश में मैन्युफैक्चर करेंगे। आज भी बड़ी स्थिति बदली नहीं है, 10 साल हो चुके हैं स्कीम लाए हुए। फिर हमारा PLI स्कीम आई, उसमें भी हम नहीं कुछ अच्छा कर पाए। सेमिकॉन आई, मतलब अलग अलग स्कीम्स हमने चलाई हैं सो दैट हमारा इलेक्ट्रॉनिक बूम बढ़ जाए इंडिया में। लेकिन वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि नीति आयोग का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, उस पर देखते हैं। कह रहा सबसे बड़ी बात है फिस्कल इंटरवेंशंस की, फिजिकल इंसेंटिव फॉर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी ओपेक्स सपोर्ट फॉर स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा लो कॉम्प्लेक्सिटी है। कैपेक्स का जो सपोर्ट है फॉर हाई कॉम्प्लेक्सिटी कंपोनेंट, वो भी एक बात है। ये सब देना पड़ेगा आपको, पैसा खर्च करना पड़ेगा पहले, हाइब्रिड में भी पैसा लगाओ आप पहले, इनोवेशन स्कीम्स के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह का कुछ साइकिल बनाओ, वर्कर्स को हाउसिंग फैसिलिटी दो, तब जाके कुछ होगा। नॉन स्कैन दोनों देखो, फिजिकल पैसा तो देना ही देना है, नॉन फिजिकल हेल्प भी करनी है। इस इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूम देने के लिए आपको टैरिफ को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और हाई लेवल टैलेंट को भी अट्रैक्ट करो, वीज़ा अप्रूवल करो ताकि ट्रेनिंग मिले आपके वर्कर्स को, आए तो सही, और एकेडमिक्स इंडस्ट्रीज़ को मिला के कोलैबोरेट करके सिखाओ ये, और टेक ट्रांसफ़र करवा लो, तभी जाके हो पाएगा आपका ये इंडस्ट्री वर्क कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जो हम करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों रहा? 8 अप्रैल था ना 2025, भारत को मुद्रा स्कीम के लिए 10 साल हो गए, एक डिकेड कंप्लीट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, 2015 में आई थी ये स्कीम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कोलेटरल फ्री एक्सेस देती है क्रेडिट को ना सीमलेस मैनर। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पैसा उधार पे लेना हो, आप इनको इसके तहत ले सकते हो। फंड करना हो, क्या करना हो, फॉर्मल इकोसिस्टम है, आप अपना आराम से फाइनेंशियल सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने के लिए भी ये किया गया था कि जो बड़े बेचारे नेग्लेक्टेड क्लासेस थी उनके लिए ये किया गया था। ठीक है, अब मुद्रा लोन जो आप लेते हो ना अंडर दिस स्कीम, ये नियर बाय ब्रांच ऑफ आपको किसी बैंक या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या रीजनल रूरल बैंक से मिल जाती है। बॉरोवर को बस चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दे, एक उद्यमी मित्रा पोर्टल होता है, उसमें मुद्रा लोन्स को अप्लाई कर दे। अब मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, रिफाइनेंस करना, सपोर्ट करना इंटरमीडियरीज को। रिफाइनेंस एजेंसी है ये, नॉट डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। ये मॉनिटर भी करता है, कोई डेटा वेब पोर्टल पे मैनेज करना हो, ऑफरिंग गारंटी करनी हो, तो ये सब करता है। अब मुद्रा जो होता है ना, वैल्यू एडिशन की बात करें तो एक मुद्रा कार्ड है, एक मुद्रा मित्रा है। मुद्रा कार्ड का मतलब है वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट की फैसिलिटी को बनाना। मुद्रा मित्रा है यानी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोन लेना चाहो तो आप बैंकर से ले सकते हो अंडर द स्कीम। अब इसमें भी ना लोन की कैटेगरीज थी, आप याद करो। इसमें एक शिशु लोन होता है जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। एक किशोर है जो 50,000 से 5 लाख तक का लोन देता है, और तरुण अगर ले रहे हो तो वो 5 लाख से 10 लाख का होता है। तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख का होता है। जो भी एंटरप्रेन्योर जिसको जैसी ज़रूरत हो वो ले सकता है। नेचर ऑफ असिस्टेंस कैसा मिलेगा? इसमें टर्म लोन मिलता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है, वर्किंग कैपिटल जैसा आपको ज़रूरत है वैसा आप पैसा लीजिए। ओवरड्राफ्ट में यहाँ पर 10,000 रुपये सैंक्शन कर दिया जाता है कि चलो जी इनको पैसे की ज़रूरत है, अकाउंट में पैसा है नहीं, सामान लाना है, चलो जी ले सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के की फीचर्स क्या है कि यहाँ पर आपको ना कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गिरवी विरवी नहीं रखना। ये कोलेट्रल फ्री लोन है, आप अवेल कीजिए। लोन आपको गारंटी किया जाएगा अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ट्रस्ट फंड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कराया गया था। इंटरेस्ट रेट इसमें डीरेगुलेटेड है। हाउएवर टू इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन 2% है। जो भी आपने शिशु जैसे लोन लिया है, कुछ भी ऐसा लिया है, 12 महीने तक आपको बोला जाता है कि आप इस पर एलिजिबल बोरोवर को एक्सटेंड भी बल्कि कर सकते हैं। तो मुद्रा यहाँ पर आपको रिडक्शन भी करके दिया जाता है। फिर प्रोग्रेसिव लैंडिंग है, फ्रॉम शिशु टू तरुण। देखो आपने देखा ना किशोर लोन ये बढ़ते गए हैं। तो कह रहा देखो पहले 2016 के फाइनेंशियल ईयर में किशोर लोन 5.9% लोगों ने लिया था, अब भी देखो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिकेटिंग शिफ्ट की लोग माइक्रो से स्मॉल एंटरप्राइजेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ोतरी हो रही है। तरुण कैटेगरी गेनिंग मोमेंटम, क्योंकि मुद्रा इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस, क्योंकि उसको हेल्प भी तो करना है ना। फिर इससे क्या होता है, स्कीम का देखा जा रहा है, देखो फ़ायदा क्या है, स्कीम तो बना दी गई, फ़ायदा क्या होता है।
रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर आना। तो जो प्रपोर्शन एलोकेट किया गया डेवलप रीजन्स में वो डिक्लाइन हो गया था। तो अंडर डेवलप रीजन से बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट में गेन भी देखने को मिला। तो प्रमोट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, यानी कि आउट ऑफ 50 करोड़ लोन जो मुद्रा के अंदर दिए जाते हैं, इसमें से 10.6 करोड़ जो हैं वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं। अब देखो, सरकार का बहुत ध्यान था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइनेंशियल उधारी के लिए मनी लेंडर्स के पास ना जाएं, बैंक्स के पास आएँ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आएँ। तो मुद्रा के साथ ही हम चाहते भी ये भी थे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रमोट हो, हम ये भी चाहते थे कि मेक इन इंडिया भी आगे बढ़े, हमारा ये भी ध्यान था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चाहे अर्बन हो, इनको भी हम बढ़ाना चाहते थे। अब इश्यूज़ क्या आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में? भाई साहब, हाई एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोग लोन ले लेते हैं, उधार चुका नहीं पाते, कोई इंटरेस्ट नहीं दे पाते। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.21% ओवरऑल है। पीएसयू बैंक को तो बहुत ही हाई तौबा हो रखा है उनके लिए। रिसेंट पास में उन्होंने कहा भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एनपीए अंडर मुद्रा लोन थोड़ा सा इम्प्रूव रिसेंट पास में उन्होंने बोला है कि हुआ है। फिर इश्यूज इन स्कीम डिज़ाइन, 15% की आपने पे आउट पे सील किया हुआ है, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो आप करते हो उसमें आपको बोला गया है कि इज़ विलिंग टू कवर डिफ़ॉल्ट लोन आप 15% कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ द बैंक, बैंक को बेनिफिट ही नहीं होगा तो वो ऐसा लोन देगा ही क्यों? हाई गारंटी फ़ी है इसमें, रीफाइनेंसिंग रेट बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है कि कोलेट्रल है ही नहीं, कौन बैंक देना चाहेगा ऐसा लोन? फिर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत हैं, डॉक्यूमेंटेशन बेसिक से बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, लोन एप्लीकेंट को सिविल चेक लेवल कुछ तो करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये जमा ही नहीं करवा पाते हैं। क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं है, समटाइम लोन डाइवर्ट कर दिया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए कि चलो जी मुद्रा योजना मिला है, स्टार्टअप वार्टअप के लिए मिला है तो बिज़नेस करने के लिए है ना, इनको ये करते हैं, पर्सनल चीज़ों के लिए करने लग जाते हैं, बेटी की शादी है, ये है, फला है, ढिंकाना है, ये सब करने लग जाते हैं। फिर पुअर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कुछ है ही नहीं, तो फ्रिक्वेंट माइग्रेशंस हैं इधर से उधर वो करने की, तो फिर कहाँ से होगा? तो यही प्रॉब्लम है। अब ये कह रहे हैं ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं ताकि मुद्रा लोन इम्प्रूव हो पाए? तो पहला काम करना है फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, यानी एंटरप्रेन्योर जिनके पास पूरी नॉलेज है टू मैनेज देयर फाइनेंस इफेक्टिवली, अपना फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करने के लिए वो अपना मुद्रा लोन इम्प्रूव करें। फिर इन्हांस करना है क्रेडिट गारंटी स्कीम ताकि बैंक्स इनकरेज हों टू लेंड मोर टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। टिकट साइज़ को इंक्रीज़ करो फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इम्प्लीमेंट करना है एक रोबस्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो आप आराम से, ताकि आपका लोन डिसबर्स हो जाए, रीपेमेंट हो जाए रियल टाइम में, आपका मिसयूज़ मिनिमाइज़ हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको मुद्रा लोन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है भाई साहब, लोन का साइज़ बढ़ाना है ना, एमएसएमई का क्रेडिट शेयर बढ़ाओ, शिफ्ट अपना माइक्रो से स्मॉल एंटरप्राइजेस को और ज़्यादा ध्यान में रखो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज़ नॉट ओनली फ्यूलिंग, खाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन नहीं है, भारत के ग्रास रूट लेवल पर इकॉनमी अच्छी हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सही से काम कर गई तो। इक्विटेबल ग्रोथ हो जाएगी, चारों तरफ लोग बैंक से लोन लेना शुरू करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका ऐसे हो जाएगा इसकी हेल्प से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले ये समझो। रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बनाया कि भैया 26 रीजनल रूरल बैंक्स को अमेलगमेशन होगा, यानी वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक। अब हम समझते हैं अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है। अमेलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, कॉम्बाइन करना, कॉम्बिनेशन में लेकर आना। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर कहा जाए अमेलगमेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक सिंगल एंटिटी में बन जाती हैं विद द ओरिजिनल कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट। समझ में आया? अमेलगमेशन को इसीलिए किया जाता है इकॉनमी स्केल को देख के, मार्केट रीच को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई अब 26 रीजनल रूरल बैंक्स को हम एक में ही अमेलगमेट कर देंगे। अमेलगमेशन करता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रीजनल रूरल बैंक 1976। फोर्थ फेज अमेलगमेशन का है, ये पोस्ट अमेलगमेशन करा जा रहा है।
तो जैसे आपका बड़ौदा यूपी बैंक है, अर्नेक बैंक है, प्रथम यूपी, ग्रामीण बैंक, सबको अमेलगमेट करा जा रहा है। पहला अमेलगमेशन 2006 और 2010 में डॉक्टर व्यास कमेटी द्वारा। ये आ सकता है, पूछेगा सवाल, डॉक्टर व्यास कमेटी किससे रिलेटेड है? तो याद रखना इसका पूरा फोकस था रीजनल रूरल बैंक्स को मर्ज करना। क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक? कब आए? 1975 में आए नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के तहत। फर्स्ट 5 रीजनल रूरल बैंक कब सेटअप किए गए? 2 अक्टूबर 1975 थ्रू एन ऑर्डिनेंस। इसकी ऑनरशिप कौन करता है? जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट कंसर्न गवर्नमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। आरआरबी इसको कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, ये सब इसको रेगुलेट करते हैं। कई टैक्स पर्पसेस के लिए इसको ट्रीटेड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो। रीजनल रूरल बैंक बनने के लिए क्या चाहिए? आपको 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट दिखाना है। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट होनी चाहिए। जो भी हायर है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में वो आपको दे लिया जाएगा। आप कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो को भी मेंटेन रखने वाले होने चाहिए, तभी आप रीजनल रूरल बैंक खोल पाओगे। अब धीरे धीरे एक एक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने आई एडजस्टेड, कैसी टर्म आई? एडजस्टेड नेट बैंक। इस टर्म को ध्यान समझना, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? ANBC यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एक ऐसा कैलकुलेशन है जो बैंक या रेगुलेटर द्वारा भारत में यूज़ किया जाता है, ताकि हम ये जान पाएँ कि बैंक की लेंडिंग परफॉर्मेंस कैसी है। यानी बैंक जो है वो जो उधारी पे दे रहा है या उसके पास वापस पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। प्राइमरली यूज़ किया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को सेट करने के लिए। तो ANBC में कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बैंक के नेट बैंक क्रेडिट को ऐड कर लिया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है कि नॉन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कैसी है, लॉन्ग टर्म में इसका क्रेडिट कितना रहेगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ANBC को इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखना, ANBC निकालने से आपको टारगेट सेट करने में आसानी होती है कि बैंक्स को कितना पैसा लगाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में, स्मॉल बिजनेस में, वीकर सेक्शन सोसाइटी में कितना पैसा वो लगा सकता है। तो ANBC's कैलकुलेशन यूज बाय बैंक एंड रेगुलेटर्स इन इंडिया। समझ में आया इसमें क्या किया जाता है? ऐसे ही जिसमें आपको बोला गया क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें विच एवर इज़ हायर, ऐसा ही होता है ना कि डिफरेंस को देख के ही पता लगाया जाता है कि बैंक कितना पैसा और ज़्यादा लगा सकता है। अब ये भी समझो इसका मतलब क्या होता है, जो हमने टर्म पढ़ी अभी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट। तो क्रेडिट इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बैलेंस शीट ऑफ बुजुर्ग का? इसका मतलब है पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क कितना है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता बैंक की बैलेंस शीट, लेकिन इसको निकालने से ये पता चलता है कि आपके पास अगर कोई भगवान ना चाहे अनफॉर्चून कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए जिसमें कंटिजेंट एसेट की ज़रूरत हो, तो आपके पास कितना आप उठा सकते हो। ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें ये पता चलता है कि पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क कितनी है, अनयूज कमिटमेंट कितने पूरे हो पाएंगे। ये सारा कुछ इसी से पता चलता है। अगर ये ना निकालो तो आपको पता ही ना चले कि आपको कितना रिस्क है किसी क्रेडिट से। समझ आया यहाँ तक बात कुछ? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अब क्यों हम अमेलगमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखो स्टेटस रीजनल रूरल बैंक का भारत में 92% ब्रांचेस जो हैं रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में, 22,000 ब्रांचेस 700 डिस्ट्रिक्ट में। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों अमेलगमेशन किया जा रहा है? तो उसका पहला रीज़न है एक्सेलरेटेड बिजनेस ग्रोथ, यानी जो टोटल रीजनल रूरल बैंक बिजनेस है एज अ परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 5.2% 520 मतलब फाइनेंशियल ईयर 30 तक। सबसे पहली बात बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था, फिनेंशियल बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन और इसको कैपिटल बेस को बढ़ाएं। कंप्लायंसेस यानी जो यूनिफाइड रीजनल रूरल बैंक जो भी कंप्लायंसेस दे रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए, KYC वेरिफिकेशन है, कोई भी ऐसी दिक्कत आती है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी था कि वन रीजनल रूरल बैंक बन जाए, सबको अमेलगमेट कर दिया जाए। फिर लैंडिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है, पर्टिकुलरली MSME एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये भी हम चाहते थे और हम ग्राउंड लेवल पर ये चाहते हैं। रीजनल रूरल बैंक आप समझो 11.2% ये एग्रीकल्चर ग्राउंड लेवल क्रेडिट देते हैं, तो एग्रीकल्चर को भी अच्छा करेगा ये। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, और भारत सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाएं।
कुछ आरबीआई जो हैं, कुछ आरआरबी सॉरी, जो आपका रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये सक्सेसफुली आराम से इम्प्लीमेंट करा है इन्होंने। माइक्रो एटीएम बनाया है, कॉल सेंटर बनाए हैं, वीडियो केवाईसी हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और कॉम्पिटिटिवनेस पूल जितना एक्सपर्टीज़ का आएगा, इतना पैसा निकल के आएगा, उससे मार्केट पोजीशन अच्छी होगी ना फिर। और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस के ऑप्शन बढ़ेंगे स्मॉल बिजनेसेस के लिए, सेविंग क्रॉप सेविंग स्कीम्स के लिए। आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ और अच्छा काम करेगा। दूसरे बेनिफिट होंगे, ऑपरेशनल्स फ़ायदे होंगे, आप हर जगह खोल पाओगे ब्रांचेस को, डाइवर्स स्किल्स के साथ आ पाओगे। तो चैलेंजेस क्या है लेकिन इसको अमेलगमेट करने का? चैलेंजेस भी अपने ही हैं। ऑपरेशनल चैलेंजेस सबसे बड़ा है। आसान होगा इस पूरे स्ट्रक्चर को वापस से क्रिएट करना। और डिले, डाउन टाइम, कस्टमर क्या करेगा फिर? इशू होगा वर्कफोर्स को मूव करना पड़ेगा। जैसे ही बैंक अमेलगमेट होंगे, माइग्रेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को इधर से उधर, वो प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ क्या है कि सीबीएस जो आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, वो उसमें माइग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। हाई वॉल्यूम डेटा इधर से उधर करना पड़ेगा, डेटा के बैकअप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है कैपिटल रेशो, आपका CRAR रेशो पर। अभी CRAR रेशो भी समझ लो क्या होती है आज। देखो, जब आप ये पढ़ो ना तो ध्यान रखना कि ये आपको पता होना चाहिए CRAR रेशोस ये सब क्या होती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है, समझ में आ गई। ये की इंडिकेटर होता है बैंकिंग सेक्टर का कि बैंक के पास कितना कैपिटल एडिक्वेसी है, बैंक के पास कितनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ है। समझ में आया? जितना हायर होगा ये, उसका मतलब बैंक की पोजीशन अच्छी है पोटेंशियल लॉसेस को एब्जॉर्व करने की, उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इसको अमेलगमेट करना आसान नहीं होता गाइस, कहना बहुत आसान है, अमेलगमेट कर दो जी। तो कंक्लूजन लाइन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी 1 स्टेट 1 आरआरबी बनाना, अमेलगमेट कर रहे हो, ये ज़रूरी तो है ही। HR पॉलिसी हार्मोनाइज हो जाएंगी, डिजिटल सिस्टम हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रांचेस ऑपरेशंस अच्छे से कर पाएंगी, लोकल नीड्स को अच्छे से कर पाओगे, लेकिन NPA रिकवरी भी हो जाएगी, नॉट परफॉर्मिंग एसेट वो भी अच्छा हो जाएगा, स्टेट लेवल कमेटीज़ बैठेंगी, फाइनेंशियल रिव्यूज़ हो जाएंगी, चैलेंजेस ख़त्म होंगे। तो देखो, ये तो बहुत अच्छा है कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रूरल इंक्लूजन के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट इसको सही ढंग से कर लेना एक बहुत बड़ी हमारे सामने चैलेंज है। इसको अगर हम सही ढंग से कर लेते हैं तो हम बहुत बच जाएंगे। गाइस, शॉर्ट्स बड़े हैं, शॉर्ट्स हम कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। MCQs ऑलरेडी डले हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिए। तो लेक्चर अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू सो